हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम सीडीपी का जो आपका पेपर 2 है उसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। तो पेपर 2 का जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये चल रहा है। इसके पहले हमने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी है और आज जो आपका है ये वीडियो लगभग आपका आज 16वां वीडियो है। ठीक है, तो 16 के बाद आपको 4 वीडियो हम और देंगे। इसके बाद पीआरटी का लेके चलेंगे ताकि आप दोनों चीज़ें सेम करते चलिए। फिर धीरे धीरे जैसे जो सब्जेक्ट होगा हम करवाते चलेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे इस मंथ बाद अगले मंथ में मैं उसको भी करवाना स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप डर के भागिएगा मत कि मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है कुछ भी करवा रही हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का सेम पैटर्न ये है। ठीक है, मैं जो करवाती हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड करवाती हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि बिना प्रीवियस ईयर के आप सीटेट कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के सोचे सीटेट को क्वालिफाई कर ले तो नहीं कर सकते हैं। थ्योरी को आप एक सरसरी निगाह से पढ़िए एक बार, उसके बाद क्या करिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार जो, हाँ लेकिन ये भी आपका है कि अगर एक प्रैक्टिस सेट एक बार कर लिए है तो उसको उसी पे मत छोड़ दीजिए, उसको दूसरी बार करिए। किसी दिन मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि कैसे आपको प्रैक्टिस सेट करना है, किस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसा हम आपको डेली कहते हैं कि आप सभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। नंबरिंग क्या करिए, 16, 17, 18। उसके बाद आप यहाँ पर आंसर दिया करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का आपको जो भी आंसर आ रहा है, अगर मान लीजिए आपने ए लिख दिया, अगर मैं बता रही हूँ जो आंसर, अगर ए आपने लिखा है, अगर आपका आंसर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। फिर लास्ट में आप जब 30 तक हो जाता है तब अपने आप को आंकिए कि आप कितना नंबर गेन किए हैं। लगभग आप 15 में से कम 12 से 13 नंबर लाने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ए है, को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन बी है, को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चे के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। ऑप्शन सी है, को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। ऑप्शन डी है, बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए। अब देखिए, समावेशी शिक्षा, पहले हमको समझना है कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। अब उत्तर देते रहिए, हम आपको समझाते भी रहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, जैसे बच्चा है, आप एक टीचर हैं, बच्चा आपकी क्लास में आ रहा है, बच्चा क्या है, गूंगा है, बहरा है और क्या है, वो पैर से नहीं चल पा रहा है, इस तरीके का बच्चा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना है, सारे बच्चे को एक साथ में पढ़ाना है, वही समावेशी शिक्षा होता है। और सारे बच्चे को, उन्हीं बच्चे को एक क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे, एक कक्षा में पढ़ाएंगे तो ये आपका समावेशी कक्षा होता है। ठीक है, और समावेशी कक्षा में आप अगर टीचर हैं तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, आपको समावेशी कक्षा में हमेशा बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ये 3 पॉइंट समावेशी से आप याद रखेंगे, बस इसी 3 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपको। ठीक है, ये जो मैं 3 पॉइंट बता रही हूँ इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये 3 पॉइंट आपको पता है तो इन्हीं से आपको क्वेश्चन आता है, या तो समावेशी शिक्षा से आएगा, या समावेशी कक्षा से आएगा, ठीक है, या समावेशी से आएगा। 3 चीज़ों से आपको आता है। तो समावेशी शिक्षा वो हो गया जिनमें किसी भी प्रकार के बच्चे हो, लूला लंगड़ा बहरा जो भी हो, वो सारे एक साथ पढ़ रहे हो, उनको एक साथ आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, और कक्षा क्या हुआ, उन्हीं बच्चों को जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं वही समावेशी कक्षा होगा। और समावेशी क्या होगा, समावेशी का मतलब है कि आप बच्चे को जो आपका समावेशी कक्षा होगा है, समावेशी तरीके से आप पढ़ा रहे हो। समावेशी कक्षा में आप टीचर है तो आपको क्या करना है, तो आप टीचर हैं तो आपको बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। बच्चा जो कहेगा वो आपको सुनना है, ना कि आप जो कहेंगे वो बच्चे को सुनना है, उल्टा चलना है आपको। ठीक है, आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधि को दूर रखने का उद्देश्य है। हम यही अभी आपको बताएं कि भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ में लेके पढ़ाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया है
कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके के बारे में सोचने के लिए कहकर। बी है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। सी आपका है कि प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। डी आपका है कि उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। अब रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना आपको, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे सही होगा, हम उन्हें कभी भी रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर, ये भी गलत है कि बच्चे के पास अनेक समस्या है, उससे हम कहें कि भाई तुम एक ही समस्या पर अपना ध्यान जुटाए रहो, किसी दूसरे समस्या पे मत जाओ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। प्रत्यास्मरण पर प्रश्न पूछकर, मतलब रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। अगर उसे रचनात्मक रूप से सोचना है तो आप रिकॉल प्रश्न करके उसको सोचवा नहीं सकते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से सोचवाइए। रचनात्मक का मतलब यही होता है कि आप अलग अलग तरीके से सोचिए। मतलब अगर आपके पास एक समस्या है, ठीक है, तो एक समस्या के बारे में आप 10 तरीके से सोचिए और 10 तरीके से उसका हल निकालिए, तभी आप रचनात्मक सोच रहे हैं, ठीक। आइए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पोषित किसको करना है? विविधता को, ठीक है, डाइवर्सिटी को। अगला ऑप्शन है पृथक्करण, बी है नामीकरण, सी है नकारात्मक भेदभाव और डी है समता। अब देखिए हमें विविधता को क्या करना है? पोषित करना है। तो हम अगर शिक्षक है तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? हमें समता पर, इक्विटी पे ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कैसे, यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन आपका निगेटिव है। नकारात्मक भेदभाव हम कभी नहीं करेंगे, आपको पता है, हमने आपको हमेशा कहा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने हमेशा बताया कि लेबलिंग ये अपना क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। ये हमेशा लेबलिंग हो गया, पृथक्करण हो गया, मतलब अलगाव हो गया, ये भी निगेटिव पॉइंट है। नकारात्मक चीज़ें हो गई, ये भी निगेटिव पॉइंट है। तो हमने क्या कहा है, जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उत्तर भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव है तो उत्तर भी नेगेटिव है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, सीटेट में आपको बहुत काम देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम इसके बाद ऑप्शन आपको दिखाएंगे। चलिए हम इसको बताते ही चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को, ऑप्शन ए है सभी बच्चों को अपने अनुभव को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना। निगेटिव पॉइंट मिल गया, तुरंत काटिए। क्वेश्चन क्या हमारा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही ढूंढना है हमें, ठीक है। दूसरा, हमें केवल दिख गया, यहाँ जैसे ही केवल दिखा बस इनको हटाइए भाई, इनको कि आप साइड में हटिए। अब ऑप्शन सी देखते हैं हम क्या है। देखिए वंचित पृष्ठभूमि से छात्रों को पूछा है। चलिए ये तो निगेटिव से ही 2 कट गए, अब 2 बचे हैं, उनमें आई देखते हैं। अब सी में क्या है? सी में देखिए भी आपको कुछ निगेटिव दिखा, केवल दिख गया, बस इनको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर सिंपल सा है, आपका उत्तर आ गया। अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना हमारा क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन हमारा क्या था? पॉजिटिव था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। देखिए आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते हैं और मैं जो भी कंटेंट देती हूँ आपको वो फ्री देती हूँ। तो एक लाइक ही है जो आपका हमारे लिए एक बेस है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर अच्छा लगे तो कर दिया करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और क्योंकि मैं हमेशा बोलती नहीं हूँ, मैं क्लास लेने से पहले नहीं कहती, नहीं आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं अगली वीडियो नहीं दूंगी, या फिर इस तरीके से वो कहना अच्छा नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, हमने आपको हमेशा कहा है कि आपको कथन और रीजन जो आपका होता है उससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन इसका हमने कल आपको दिखाया था, आज दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है क्या है आपका कि गूढ़ज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। सही बात है कि आप गूढ़ज वैकल्प से जुड़ रहे हैं
तो विद्यार्थी को आप अलग अलग क्या करेंगे, वस्तुएं आप प्रदान करेंगे ताकि बच्चे गणित को अच्छी तरीके से सीख सके। अगर गणित के ऐप को भी आप उपलब्ध करा रहे हैं तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ये तो इनका कहना ठीक है। अब ये कहा जा रहा है क्यों, तर्क इनका क्या है, ये क्यों, क्योंकि स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। इसका कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है, देख लीजिए आप सभी। ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। देखिए जो आपका मतलब कि तर्क आपका देखिए ये भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या है कि जो एक कह रहा है उसका तर्क ये नहीं दे पा रहा है, ये अपना अलग ही चल रहा है। इसका कहना भी ठीक है लेकिन ये इसके हिसाब से तर्क नहीं दे रहा है। ये आपको सोचना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि अगर आप यहाँ क्योंकि लगा दिए तो क्या यहाँ इसका कोई भी मेल खा रहा है? जैसे देख लीजिए यही कि यहाँ गणित की बात कर रहा है, यहाँ स्वालीनता पे आ गया, ये अलग ही चल रहा है इनका परफॉर्म। ठीक है, ये परफॉर्म रिपेरेटिव मोटर एक्शन में चल रहे हैं और इधर ये कैलकुलिया और डिसलेक्सिया के बारे में बात कर रहे हैं और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोटर एक्शन के बारे में। तो ये दोनों ये अपनी लाइफ में चल रहे हैं, ये अपनी लाइफ में चल रहे हैं। बात तो दोनों की सही है, ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में चल रहे हैं, ये अपनी लाइफ में चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे ऑप्शन में, आइए उत्तर बताते हैं आपको। यहाँ हम लगाएंगे बोथ ए एंड आर ट्रू। हमने अभी क्या बताया आपको कि ए और आर दोनों तो सही है लेकिन जो आर है वो व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है, किसकी, ए की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। ऑप्शन ए है अनुरूपित सोच, बी है स्वानुभाविकता, सी आपका है साधन लक्ष्य विश्लेषण और डी आपका है कि प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो यहाँ पर जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है वो बाधित होती है किसके द्वारा, फंक्शनल फिक्स्डनेस। देखिए कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, इंग्लिश देखना है। कोई भी समस्या का समाधान हम करने जा रहे हैं तो उसको हम किसी चीज़ को एकदम फिक्स करके नहीं करेंगे कि नहीं हम एकदम फिक्स ही कर दिए भाई, एक ही समाधान करेंगे एक समस्या का, दूसरे तरीके से हम उस समस्या को नहीं सोचेंगे कि दूसरे तरीके से कैसे हल होगा। तो जो हमारा फंक्शनल फिक्स्डनेस होता है यही बाधित करता है हमेशा, किसमें, समस्या समाधान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा आप सभी इसका उत्तर। देखिए अभी कथन से अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया, देख लेते हैं। अभी कथन वाला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए आप सभी, आप इसे इग्नोर मत करिएगा क्योंकि इससे आपको 3-4 क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका 3-4 नंबर गया, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो। हो सकता है आप इस तरीके से पढ़े, इसी में से कोई पूछ दे आपको, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा क्योंकि आपका ये फिक्स है आना। देखिए अभी कथन में क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। ये भी सही बात है। देखिए जब भी कथन और कारक आए, आपका तर्क आए, तो यहाँ क्यों क्वेश्चन क्या करिए आप, क्यों, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का उत्तर आपको सही मिल गया तो समझ जाइए कि जो आपका कथन ए है उसका जो आर है वो आर कथन ए का तर्क सही दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं और ये क्या कर रहे हैं, तर्क भी सही दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही लगा लीजिएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता। अब देखिए नहीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और पता नहीं आप भी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं तो आप लोग भी नहीं को छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है कि अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बी है कि बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सी आपका है कि शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। डी है कि मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। तो अब आप सभी बताइएगा, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाए आपको और ये बहुत आसान है। अगर जो बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े होंगे वो ये अच्छी तरीके से कर लेंगे। देखिए हमने क्या बताया था आपको, निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव रहेगा।
अब इसमें चारों में से देखिए आपको निगेटिव क्या दिख रहा है। अब हम आइए देखते हैं। देखिए बातचीत करना महत्वपूर्ण स्रोत, ये तो सही है भाई, ये निगेटिव में नहीं दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, इसको काट दीजिए। अब देखिए अपने कार्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना कर सकते हैं, ये भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए। और यहाँ प्रोत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित हमें दिख रहा है, ये भी हमें निगेटिव पॉजिटिव ही दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए। हमें क्या ढूंढना है, निगेटिव क्वेश्चन ढूंढना है, मतलब निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या है, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, में ही। अगर ही कहीं आपको दिख गया इस तरीके से, में ही, केवल, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ये जबरदस्ती की बातें बतिया रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, हम कभी भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हो सकता है हम शिक्षण के पहले ही कर ले थोड़ा सा मूल्यांकन कि बच्चा क्या घर से सीख के आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निगेटिव याद रखना है। देखिए आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए CDP या फिर जो आपका पेडागॉजी है बहुत आसान है। आपको लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत आसान है। तो आप बस जुड़े रहिए, जिम्मेदारी हमारी है, काम आपका है पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा है। इसमें भी देखिए हमने आपसे कहा था ना कि अब अभिकथन, देखिए दो, इसके पहले जो हमने 15 क्वेश्चन कराया था उसमें 2 अभिकथन वाले आए थे, अभी आपके 2 अभिकथन वाले आ गए। तो देखिए हमने क्या कहा था आपको कि अभिकथन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ के फंसा रहा है, और वो जूनियर में तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, भले आपको PRT में कम आ रहा हो, लेकिन जूनियर में बहुत ज़्यादा है। चलिए अभिकथन क्या है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुरूपित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। क्यों भाई, अगर हमने A फॉर एप्पल सीखा है तो हम हमेशा सबको यही बताएंगे कि A फॉर एप्पल ही होता है। हम ये नहीं बता सकते कि A फॉर एलिफेंट, सॉरी E फॉर एलिफेंट होता है, A फॉर और कुछ भी हो सकता है, A फॉर ऐप हो सकता है, A फॉर और कुछ भी हम लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, हम उसको ये जोर थोड़ी ना देंगे कि हमने बी फॉर तुमको बॉल बताया तो बॉल ही बताओगे, B फॉर बैट नहीं बताओगे। तो ये तो बिल्कुल इनका कहना गलत है कि जैसे ठीक हमने बताया ठीक उसी तरह वो निरूपित करे, ग्रहित करे। हो सकता है जैसे हम बच्चे को बता रहे हैं कि B फॉर बॉल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ B फॉर बॉल को ही बताए। अगर कोई पूछे तो अगर उसे B फॉर बैट आता है तो वो बैट भी बता सकता है। तो इनका कहना तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसे ही गलत हो गए। अब ये तर्क क्या दे रहे हैं, क्योंकि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने का पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। अब ये तो ऐसे ही आ गए निगेटिव, निष्क्रिय रूप से। निष्क्रिय क्या होता है, सक्रिय रूप से बच्चे सीखते हैं, निष्क्रिय में बच्चे क्यों सीखेंगे। तो जैसे अब ये जैसे ही निगेटिव पॉइंट आ गया बस इनको हटाइए। अब क्या है, अभिकथन A एंड तर्क R दोनों क्या है आपके गलत हैं। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर D लगा लीजिएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, बोथ A एंड R फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है। चारू है, उनकी किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती हैं। अब चारू के बारे में पूछ रहा है, भाई आप है, आपका पढ़ने में मन नहीं है, ठीक है, आप केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा आगे देखिए। ऑप्शन A है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, B है कि असफलता स्वीकार विद्यार्थी हैं, C है महारत उन्मुख विद्यार्थी हैं, D है कि असफलता परिहार विद्यार्थी हैं। जब आपका पढ़ने का मन ना हो और आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या होंगे कि फेल्योर एवॉइडिंग लर्नर आप हैं। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर D हमारा सही होगा कि असफलता परिहार विद्यार्थी में आप गिने जाएंगे। पढ़ने का मन नहीं हो, बस ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे, कैसे पास हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, बात खत्म। ठीक है, ये वाली अगर सिस्टम आपके पास है तो फेल्योर एवॉइडिंग लर्नर में आप जाएंगे, अपने को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। अब देखिए कितना निगेटिव क्वेश्चन दिया, कितना फंसाने की कोशिश की आपको। इसके पहले हमने 15 नंबर का जो बताया था, ये पेपर ही एकदम टफ है, हमने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन A है अर्थहीन अनुवाचन, B है अपने किसी साथी को समझना, C है स्वयं से प्रश्न करना,
डी है आपका अवधारणा मानचित्र बनाना। निगेटिव क्वेश्चन, आंसर निगेटिव होगा। अब ढूंढिए आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अर्थहीन अनुवाचन, मीनिंगलेस रेसिसेशन आप कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये पूछा है कार्यनीति नहीं है, तो ये सारे कार्यनीति तो हमारे हैं, ठीक है। हमारा जो कार्यनीति है हमारे अधिगम के लिए, तो अपने किसी साथी से हम सीखेंगे, स्वयं से प्रश्न करेंगे तो भी सीखेंगे, अवधारणा मानचित्र बनाएंगे तो भी सीखेंगे। लेकिन कोई मीनिंगलेस अपना रेसिसेशन करेंगे, अनुवाचन करेंगे, इससे हम क्या सीखेंगे? ये नहीं है, ये आपका निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव क्वेश्चन है, तो उत्तर भी इसका आपका निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य विद्यालय की कक्षा में किसी प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। मध्य विद्यालय आप मिडिल क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको अगर किसी वातावरण पर जोर देना है बनाने के लिए, मतलब किसी प्रकार का आपको वातावरण बनाना है, तो किस तरीके का जोर दिया जाना चाहिए बताना है। चलिए, ऑप्शन ए है कि सहयोगात्मक और सकारात्मक, बी है प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, सी है आपका वेधन व रटना, डी है तनाव और भय और तनाव। अब देखिए, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। यहाँ 3 ऑप्शन आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, एक ऑप्शन पॉजिटिव होगा। उसी पॉजिटिव को आपको ढूंढना है। अब ढूंढिए, आप सभी ढूंढ के अपना उत्तर बताइए, और आप सभी अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखा करिए कि आपने कितना सही किया है, ठीक है। क्योंकि आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि हम कितना, अभी हमारी औकात है, हम कितने में हैं, कितना हमें पढ़ना है। आप छिपाते हैं, लिखते नहीं आप सभी। कमेंट में आप कमेंट करते नहीं कि आपने कितना नंबर पाया है। चलिए देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है, रटना तो ऐसे ही हमारा निगेटिव हो गया। हमने आपको क्या बताया था? कंपटीशन। कंपटीशन दिख जाए तो हमें ऐसे ही इसको गलत कर देंगे। कंपटीशन से क्या होती है कि ईर्ष्या, भेदभाव, द्वेष, ये सारी चीज़ें फैलती हैं, तो हमें इसे रोकना है। कंपटीशन को बहुत ज़्यादा हमें प्रभावी नहीं बनाना है। भय तनाव हमें भी बच्चे को नहीं देना है। हमेशा क्या करना है? सहयोगात्मक और सकारात्मक चीज़ें करने पर जोर दिया जाना चाहिए, तभी वातावरण हमारा अच्छा बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। 28 क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? NEP 2020, ठीक है। NEP का मतलब क्या होता है आपका? NEP, इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। NEP का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? तो ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा NEP है वो हमेशा शिक्षक केंद्रित वो कभी नहीं कहता, वो हमेशा बाल केंद्रित कहता है कि क्या हो, कक्षा हो, कोई भी चीज़ शिक्षा हो, वो शिक्षा बाल केंद्रित हो। जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी आप टीचर हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग चलाना, कि आपके अकॉर्डिंग। अगर हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे तब वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगे तब क्या होगा? बालक केंद्रित या बालक केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। जब बालक केंद्रित हो जाएगा तो ये हमारी जो नई शिक्षा नीति अभी आई है 2020, ये कहती है कि हमारा जो शिक्षा है हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी पाठ्य पुस्तक ये कभी नहीं कहती कि पाठ्य पुस्तक हो, ये कहती है अपने जो रियल लाइफ है उससे बच्चे को सिखाइए, उसके रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ के सिखाइए, ठीक है। व्यवहारवादी ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अनुभवात्मक, बच्चे को अनुभव से सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस हो बच्चे में, ठीक है। हमारी शिक्षा नीति यही कहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चे को एक्सपीरियंस से सिखाइए, न कि आप शिक्षक है तो उसे थोपते जाइए सीखने के लिए, उसको बिहेवियर की वजह से सिखाइए, उसको रट्टा मराइए पुस्तक में, जितनी पुस्तक में लिखा हुआ 1 to 1 एकदम करके पूरा कॉपी कराइए, ये नहीं करना है। उसको एक अनुभव कराइए। जैसे होता है ना कि बच्चे को धीरे धीरे सिखाएंगे तो उसे अपने लाइफ का अनुभव होता है, उसके रियल लाइफ से जोड़ के चीज़ों को सिखाइए आप ये क्या कहती है? हमारी NEP कहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29
कि बच्चे के नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए। बच्चे का क्या है, नई अवधारणा है तो उनके क्रम का परिचय पूछा है। ऑप्शन ए है वैश्विक से स्थानीय, बी है अमूर्त से ठोस, सी है अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, डी है अपरिचित से परिचित। तो देखिए जो आप सभी उत्तर दे लीजिएगा। 29 का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपरिचित से परिचित की ओर बच्चे को ले जाना चाहिए। ठीक है, अपरिचित से कहाँ ले जाएंगे हम, परिचित की ओर। जैसे क्या है, बच्चे को क नहीं पता है, ठीक है, तो हम उसे क ख ग घ अंग सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम कमल लिखने के लिए कहेंगे, तब बच्चा कमल लिखेगा। ठीक है, अभी बच्चा क्या था, यहाँ अपरिचित था, अपरिचित से हम उसे परिचित की तरफ ले गए, उसे परिचित कराएं, फिर उसे चीज़ों को करवा रहे हैं, तो क्या करेंगे, अपरिचित से परिचित की तरफ ले जाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन में फंसा भी सकता था कि परिचित से अपरिचित, उल्टा भी दे सकता था, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उल्टा होगा। पहले अरे यही समझ लीजिए कि हम पहले जाएंगे, किसी से मिलने जाते हैं तो पहले हम उससे अपरिचित रहते हैं, तभी तो हमारा परिचय होता है। तो यही आपके बच्चों की नई अवधारणाओं के परिचय का भी होना है। ठीक, क्रम यही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन नीचे दिखाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है स्क्रीन पे आ नहीं पाता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है। तो चलिए, क्वेश्चन है कि विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। देखिए, विद्यालय में विद्यार्थी का अर्थपूर्ण अधिगम, बच्चा जो सीखता है, एक ऐसा बताना है जो नकारात्मक होता है। पहला नकारात्मक होगा, क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा, ऑप्शन दिखा रहे हैं, और दूसरा क्या होगा आपका, सकारात्मक होगा। अब एक आपका क्या होगा, निगेटिव और एक पॉजिटिव। पहला निगेटिव में आएगा, दूसरा पॉजिटिव में आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, पहला क्या था, निगेटिव में, और दूसरा पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखते हैं समावेशी प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, ये ऐसे गलत हो जाएगा। समावेशी प्रथा हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, पहले में निगेटिव देखना है। अब यहाँ पे क्या है, समावेशी प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए क्या है, बहिष्कृत प्रथाओं और उन्मुख शिक्षा शास्त्र। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये तो निगेटिव है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव हो गया। अब आइए देखते हैं, लास्ट हमारा बचा बहिष्करण प्रथाओं, मतलब बहिष्करण प्रथाओं, ठीक है, निगेटिव है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। हो गया हमारा उत्तर, क्वेश्चन ना देखने के बाद भी उत्तर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताया करिए, और आप सभी कमेंट क्या करिए, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का, मैं सारे, देखिए मैं किसी के भी कमेंट का, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसका उत्तर नहीं देती हूँ। कोई भी कमेंट करे, मैं सबके कमेंट का उत्तर देती हूँ, कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, मैं सबके कमेंट का उत्तर देती हूँ। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और पता है क्या होता है, जैसे कमेंट आता है तो ऐसे लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर इंसान जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, इस टाइप का आता है, तो होता है। तो फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग किया करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी ना, अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और जो हमारे साथ बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उनको मैं आज फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कल हमने उनको थैंक यू बोला था, क्योंकि कल हमने उनको कहा था कि मैं हम लोग 158K के कितने हुए, हाँ 1.58 के फैमिली हो गए हैं। लेकिन अभी मैंने जस्ट कल कहा ही था, लेकिन आज मैं उनको फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन लोगों ने इतना शेयर किया, ये सब चीज़ें आप लोगों ने किया, आज हम लोग शायद 1.61 तक पहुँच गए हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुबह उठ के देखी तो 1.61। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत थैंक यू आप सभी को। और नए बच्चों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे जुड़ते हैं, और वो नए बच्चे भी हमारा साथ देते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और आप सभी ऐसे ही साथ देते रहिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाती रहूँगी। और देखिए जितने भी आपके वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज मैं कराती रहूँगी जितना पॉसिबल होगा। और मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरा ही चैनल पकड़ के आप बैठे रहिए, कहीं और से मत पढ़िए। आपको जहाँ से प्रैक्टिस मिलता है हर जगह से सारे प्रैक्टिस को एकदम खंगाल के उसको घोल कर पी जाइए, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।